अच्छा, इसके अलावा नेहरू एक लेटर लिखते हैं इनको, जब ये कांग्रेस में थे और वो 60s की बात है शायद में, गोविंद वल्लभ पंत की कैबिनेट में ये थे वहाँ पे। तो वो कहते हैं कि आप जाटवाद को बढ़ावा दे रहे हो, और वो कहते हैं कि मैंने पूरी उम्र जाति की राजनीति नहीं करी है, ना मैंने कभी मैं तो ऐसे ऐसे संस्थान में भी नहीं गया। वो हालांकि उन्होंने ये मेंशन नहीं किया, पर उन्होंने कहा कि मैंने कभी जाति की राजनीति की ही नहीं है। तो वो उनका जाति का कॉन्सेप्ट क्या था और उनका कांग्रेस के साथ में एसोसिएशन क्या था, जिन जो इवेंचुअली उनको 1967 में छोड़नी पड़ी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है इनका। नेहरू मेरठ गए हुए होते हैं और मेरठ में कांग्रेस जो कमेटी की मीटिंग होती है उसमें ये उनको कहा जाता है कई तरीक़ों से, जो भी शिकायतें हैं तो वो ये करते हैं कि मेरठ कांग्रेस कमेटी में बहुत जाटवाद चल रहा है। तो उसके रेस्पॉन्स में वो लिखते हैं कि मैंने कभी लेटर लिखते हैं या वर्बली लेटर लिखते हैं। अच्छा, नेहरू जी को, नेहरू वहाँ कमेंट करके आते हैं मीटिंग में, ये फिर लेटर लिखते हैं नेहरू जी को। नेहरू जी लेटर लिखते हैं, नेहरू जी को नेहरू जी को चरण सिंह लेटर लिखते हैं। अच्छा, नेहरू वर्बल कमेंट करके आते हैं मेरठ में, फिर ये रेस्पॉन्स में लेटर लिखते हैं। तो उस लेटर में ये सारी बातें लिखते हैं कि मैं हमेशा जाति की राजनीति के खिलाफ रहा हूँ, जातिवाद के खिलाफ रहा हूँ, और मेरी तो पूरी पॉलिटिक्स जाति उन्मूलन की है कि जाति खत्म होनी चाहिए। और ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, क्योंकि लिखा तो बहुत कुछ जाता है बहुत लोगों का, लेकिन वो क्योंकि उनके पूरे जीवन में हम देख सकते हैं वो उतरा हुआ था कि वो जाति की राजनीति नहीं करते। यूपी में जब ये मंत्री होते हैं तब ये आदेश निकालते हैं कि जितनी भी जाति के नाम पे संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का या तो नाम बदल दे, नहीं तो जो सरकारी अनुदान है वो बंद कर दिया जाएगा। तो जाट कॉलेज भी थी मेरठ में, उसका भी अनुदान बंद किया गया। वो लोग भी आए, राजपूत एक हाई स्कूल था उसका अनुदान बंद हुआ, तो उसके प्रिंसिपल ने लेटर लिखा। तो इन्होंने कहा कि भाई मैंने मेरी भी जाति से के नाम से जो संस्थाएं हैं उनको अनुदान देना बंद कर दिया। मेरी जाति के लोग कहते हैं कि मैं जाति के खिलाफ हूँ और मैं जाति के खिलाफ हूँ, तो कोई भी जाति के नाम पे संस्था होगी हम अनुदान नहीं देंगे। उसका भी वो रेफरेंस देते हैं, और भी चीज़ों का रेफरेंस देते हैं, और वो ये बोलते हैं कि मैं तो इवन जो जाति के नाम पे सभाएं महासभाएं बनी हुई है उनके भी खिलाफ हूँ, और मैं कभी अपनी जातीय सभाओं महासभाओं में नहीं जाता। ये भी वो लिखते हैं कि नेहरू जी आप तो फिर भी कश्मीरी पंडितों की सभाओं में गए हैं, जो कि एक फैक्ट है कि कश्मीरी पंडितों की महासभाओं में सभाओं में गए नेहरू जी। तो इस तरीके से बड़ा वो था। बाइनरी आजकल बनाई जाती है कि अभी चल रहा है कि अंबेडकर बनाम नेहरू है ना, या पटेल बनाम नेहरू, तो मैं इसको चरण सिंह बनाम नेहरू नहीं कहूँगा, लेकिन ये उस वक्त की राजनीति की खूबसूरती थी कि अपनी असहमतियाँ लोग रखते थे, और उस वक्त का राजनीति का जो शिखर पुरुष है उसके सामने भी एक प्रोविंस का, एक स्टेट का मिनिस्टर जो है वो अपनी असहमति अच्छे से दर्ज कराने से नहीं डरता था। इनफैक्ट आप देखेंगे आज़ादी के बाद जो इस देश में एग्रीकल्चर का जो मॉडल है उसके ऊपर इंटरेस्टिंग बहस है पॉलिसी के ऊपर नेहरू और चरण सिंह के बीच। और ख़ास बात यह है कि उस बहस में जो नेहरू सोचते हैं वो नहीं माना जाता, जो चरण सिंह सोचते हैं, जो चरण सिंह की समझ थी, वो मॉडल एग्रीकल्चर का इस देश में अपनाया जाता है। और उस वक्त यानी लगभग 75% से ज़्यादा आबादी जो गाँव में रहती थी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इम्पेक्ट करने वाला पॉलिसी। नेहरू क्या सोचते थे, क्या थी वो बात? नेहरू ये मानते थे कि कोऑपरेटिव फार्मिंग का मॉडल होना चाहिए, जो रशियन मॉडल जो था। तो नेहरू जी के व्यक्तित्व को जैसे हम देखते हैं ना, वो अंदर से कम्युनिस्ट थे लेकिन उनको बनना पड़ता था नॉन कम्युनिस्ट सोशलिस्ट बनना पड़ता था, गांधी जी का दबाव रहता था। तो नेहरू वो होता है ना, एक इंसान का सपना होता है कि मुझे बनना तो लेनिन है, वो आप हमेशा देख सकते हो उनके। तो वो रशिया के मॉडल से बड़े प्रभावित थे कि कोऑपरेटिव फार्मिंग का मैं मॉडल उठा लूँ, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का उन्होंने पूरा आइडिया वो किया। तो उनकी समझ वो थी कि कोऑपरेटिव फार्मिंग का मॉडल उठाएंगे। चरण सिंह का ये कहना था कि कोऑपरेटिव फार्मिंग का मॉडल कब कॉरपोरेट फार्मिंग में बदल जाएगा ना, हमें पता ही नहीं चलेगा। और वो आज हम वो खतरा हम देख रहे हैं। टैक्स के ऊपर अभी जनवरी 23 में कानून आया, कोऑपरेटिव्स के ऊपर एक नया कानून आया। अमित शाह उस मंत्रालय के मंत्री बने हैं पिछली सरकार से ही, विशेष इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो कुछ तो खास है उसमें। और उन बदलावों के चलते आप समझिए कि केरल में कोऑपरेटिव का जो पूरा मॉडल है वो तहस नहस हो जाएगा। तो जो बात चरण सिंह उस वक्त कह रहे थे
कि अगर हमने कोऑपरेटिव फार्मिंग का मॉडल उठाया तो वो कॉरपोरेट फार्मिंग में बदलते टाइम नहीं लगेगा। जमीन उसकी जो उसको जोते, जो उस पे कृषि कर रहा है उसकी ज़मीन होगी, तो ज़मीन पे वो प्राइवेट ओनरशिप की वकालत कर रहे थे और आखिर में वही माना गया कि प्राइवेट ओनरशिप ही दी जाए। ओके।